मिड ऑटम फेस्टिवल की भाग दौड़ के बाद लैन वांगजी को डर था कि डबल नाइन्थ फेस्टिवल पर भी बच्चे उतने ही एक्साइटेड होंगे और उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। पर शुक्र है कि इस बार सिर्फ कुछ खेल और एक दावत ही होनी थी। सुबह जब उन्होंने देखा कि बच्चे शांत हैं तो उन्होंने राहत की सांस ली, मगर वो एक बात भूल गए थे, शाओ झिंगचेन और सोंग जिचिन की वापसी। उन्हें देखते ही बच्चों और शिष्यों में खुशी की लहर दौड़ गई। लैन वांगजी समझ गए कि इस माहौल में पढ़ाई मुमकिन नहीं है, इसलिए उन्होंने बच्चों को वैन क्योंगलिन और उनकी आंटियों के पास खेलने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद वो दावत की तैयारियों में जुट गए। उन्होंने आखिरी कोर्स के लिए मिठाई चुनी और नानी वेन की मदद से वाइन का फैसला किया। फसल की कटाई और रसद सप्लाईज का जायजा लेते हुए उन्होंने देखा कि उनके पति पैट्रियार्क इतना सामान ले आए हैं कि सर्दियों के लिए काफी होगा। सारा हिसाब किताब पूरा कर उन्होंने इन्वेंट्री की लिस्ट सेकंड अंकल को सौंपी और अपने सास ससुर के लिए भेंट ऑफरिंग्स तैयार करने किचन चले गए। लैन वांगजी ने बहुत सलीके से गुलदाउदी क्रिसांथेमम्स के फूल सजाए। उन्होंने थाली में अनार और शरीफे रखे और साथ में वाइन के 2 कप भी। नानी वेन ने बेहतरीन अगरबत्ती और जॉस मनी का इंतजाम किया था। लैन वांगजी ने खुद 3 बार चेक किया कि अगरबत्तियां टूटी न हों। वो सोच में पड़ गए कि क्या रूहें इन चीजों को महसूस कर पाती हैं। क्या वे फल का स्वाद चख सकती हैं या वाइन की खुशबू ले सकती हैं? शायद वे सिर्फ इसके पीछे की नीयत और इज्जत को महसूस करती होंगी। उन्हें अपने भाई लैन शीचन का ख्याल आया, जो शायद इस वक्त अपने पुरखों को याद कर रहे होंगे। उन्हें लगा कि इंसान को चैन तभी मिलता है जब उसे याद किया जाए, मगर इस बात का यकीन तो मौत के बाद ही हो सकता है। उन्होंने इन ख्यालों को झटक दिया। वो तैयार हो चुके थे। उन्होंने काले रेशमी लिबास पहने थे जिस पर सुनहरे और लाल पत्तों की कढ़ाई थी। ये उनके पति का दिया हुआ तोहफा था। बालों में फिनिक्स और लोटस के पिन सजे थे। खुद को आईने में देख उन्हें तसल्ली हुई कि वो शालीन लग रहे हैं और अपने ससुराल वालों का नाम नीचा नहीं होने देंगे। तैयारी पूरी थी, पर वो थोड़े बेचैन थे। दोपहर के खाने पर वेन किंग ने बताया कि मेहमान शाओ झिंगचेन और सोंग जिचिन पैट्रियार्क के साथ उनके पर्सनल स्टडी रूम में हैं। ये सुनकर लैन वांगजी को थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि उन्हें खुद अभी तक वहां जाने की इजाजत नहीं थी। उन्होंने अपना दिल मसोस कर इस बात को बर्दाश्त किया। दोपहर के बाद उन्होंने खुद को कामों में मसरूफ कर लिया। उन्होंने सर्दियों के कपड़े निकलवाए और शिष्यों की दौड़ रेसेस का मुआयना किया। उनके पति दौड़ देखने तो नहीं आए, पर अंत में विजेता को इनाम देने पहुंच गए। जैसे ही पैट्रियार्क आए, बच्चों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने प्यार से बच्चों को पुचकारा और फिर लैन वांगजी की तरफ मुड़कर बोले, स्वामी चलें। एंसेस्ट्रल हॉल की तरफ इशारा किया। लैन वांगजी ने सिर झुकाकर सहमति दी। सभी शिष्य और वेन परिवार के लोग अदब से पीछे हट गए, क्योंकि वहां सिर्फ परिवार के लोगों को जाने की इजाजत थी। नानी वेन ने उन्हें भेंट की थाली थमाई। अंदर जाते वक्त लैन वांगजी को थोड़ी घबराहट हुई कि कहीं उनके कपड़े या बाल बाहर की हवा और धूल से खराब तो नहीं हो गए। हालांकि वो जानते थे कि उनके सास ससुर रूहानी शक्ल में हैं, फिर भी वो उनके सामने पूरी तरह अदब और सलीके से पेश आना चाहते थे। उनके पति ने एक इशारे से हॉल का दरवाजा खोला और लैन वांगजी के हाथ से थाली ले ली। पैट्रियार्क ने लैन वांगजी के हाथ से थाली ली और हॉल के अंदर चले गए। लैन वांगजी भी उनके पीछे पीछे अंदर आए और उत्सुकता से हॉल को देखने लगे। अपनी शादी के दिन घूंघट और उलझनों की वजह से वो कुछ देख नहीं पाए थे, इसलिए आज वो एक एक कोने को गौर से देख रहे थे। क्लाउड रिसेसेस के मुकाबले ये हॉल बहुत छोटा था। वहाँ पीढ़ियों की यादें थीं, जबकि यहाँ सिर्फ 2 ही नाम टैबलेट्स थे। लैन वांगजी ने अदब से नजरें नीची रखीं और अपने पति की मदद करते हुए फल, वाइन और फूल सजाए। उन्होंने साथ मिलकर अगरबत्तियां जलाईं और झुककर प्रणाम किया। रस्म पूरी होने के बाद लैन वांगजी की नजर ऊपर उठी और एक नाम देखकर वो चौंक गए। कांगसे सानरेन उनके मुंह से अचानक निकला। उन्हें याद आया कि ये तो एक पवित्र जगह है और उन्हें खामोश रहना चाहिए था, पर नाम देखकर वो खुद को रोक नहीं पाए। पैट्रियार्क ने धीरे से कहा, वो मेरी माँ थी। उनकी आवाज में एक भारीपन और उदासी थी, जिसे सुनकर लैन वांगजी सहम गए। उन्होंने बड़ी सावधानी से अपने शब्द चुने। आपकी माँ और शाओ झिंगचेन के गुरु एक ही थे। लैन वांगजी को अब समझ आया कि शाओ झिंगचेन यहाँ क्यों आए थे और पैट्रियार्क का उनसे क्या रिश्ता था। पैट्रियार्क ने एक ठंडी सांस ली और कहा, रिश्ते में तो वो मेरे शिशु लगते हैं, पर हम लगभग एक ही उम्र के हैं, इसलिए मैं उन्हें इस नाम से नहीं पुकारता। लैन वांगजी ये सुनकर दंग रह गए। अगर शाओ झिंगचेन और पैट्रियार्क की उम्र एक जैसी है तो इसका मतलब था कि उनके पति उनकी सोच से कहीं ज्यादा जवान हैं, शायद 20 या 25 साल के। यह यकीन करना मुश्किल था कि इतनी कम उम्र में कोई अमरता इमॉर्टैलिटी हासिल कर सकता है, जबकि इसमें सदियां लग जाती हैं। उन्होंने झिझकते हुए पूछा, क्या आप कभी बाओशान सानरेन से मिले हैं? पैट्रियार्क ने खामोशी के बाद जवाब दिया, सिर्फ एक बार। लैन वांगजी ने उन 2 नामों को देखा, कांगसे सानरेन और वेई चांगजे। उन्होंने सुना था कि कांगसे सानरेन की मौत बरसों पहले एक नाइट हंट के दौरान हुई थी। कुछ लोग कहते थे कि वो और उनके पति गायब हो गए हैं, पर बाद में उनकी तलवार मिलने से उनकी मौत की खबर पक्की हो गई थी। लैन वांगजी सोचने लगे कि माता पिता की मौत के बाद उनके पति का बचपन कहाँ बीता होगा।
अगर वो बाओशान सांड्रेन से सिर्फ एक बार मिले हैं तो उन्होंने उन्हें पाला नहीं होगा। तो फिर उनकी परवरिश और पढ़ाई लिखाई किसने की? लैन वांगजी ने वेई चांगजे के नाम की तरफ देखते हुए कहा, मैं सोचता था कि वेई नाम कहाँ से आया। वैन किंग ने भी मेरा नाम लेते वक्त इसी सरनेम का इस्तेमाल किया था। पैट्रियार्क ने बताया, यहाँ के कुछ लोग जो अनाथ थे या नौकर, उनके पास अपना कोई सरनेम नहीं है। वेन परिवार के लोग भी जब पहाड़ से बाहर जाते हैं तो अपनी हिफाजत के लिए मेरा नाम वेई इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने आगे कहा, मैंने उन्हें मजबूर नहीं किया, वे मेरे गुलाम नहीं हैं, लेकिन अगर वे मेरा नाम इस्तेमाल करना चाहें तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। लैन वांगजी ने सिर हिलाया। वो समझ सकते थे कि वेन परिवार जैसे लोग जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए अपना नाम छोड़ दिया था, उनके लिए पैट्रियार्क का नाम एक ढाल की तरह था। उन्होंने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे यकीन है कि आपके पिता को भी इस पर कोई ऐतराज नहीं होता। हालांकि अंदर ही अंदर वो जानते थे कि किसी को अपना खानदानी नाम देना कितनी बड़ी बात है। कल्टिवेटर्स अपने नाम और खानदान की इज्जत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुछ लोग अपने खानदान का नाम किसी गैर या नौकर को देना पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि इससे उनके पुरखों का अपमान होगा। लेकिन ये सुनकर पैट्रियार्क धीरे से हंसे। हालांकि उनकी हंसी में कोई खुशी नहीं थी। सच कहूं तो मुझे उनकी ज्यादा यादें नहीं हैं। उन्होंने वेदी ऑल्टर पर सामान सहेजते हुए कहा, लेकिन वो खुद भी एक सेवक थे। मुझे नहीं लगता कि उन्हें अपना नाम दूसरों को देने में कोई बुराई लगती होगी। लैन वांगजी हैरान होकर अपने पति को देखने लगे। उनके पति ने अपनी पहचान के बारे में हमेशा चुप्पी साधे रखी थी और आज अचानक कितनी सारी बातें पता चल रही थीं। लैन वांगजी के जहन में पुरानी यादों की एक धुंधली सी तस्वीर उभरी। क्या वो जियांग कबीले जियांग क्लान की सेवा में थे? पैट्रियार्क ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। हाँ, मैंने भी ऐसा ही सुना है, पर तुम्हें ये कैसे पता? लैन वांगजी ने धीरे से कहा, शायद आपकी माँ और पिता एक बार जियांग कबीले के लीडर के साथ क्लाउड रेसेस आए थे। मैंने अपने अंकल को उनके बारे में बात करते सुना है। उन्हें आपकी माताजी अच्छी तरह याद हैं। अंकल लैन किरेन अक्सर उनका नाम बड़े अदब से लेते थे। हालांकि उन्हें इस बात का दुख था कि इतनी होनहार कल्टीवेटर इतनी जल्दी दुनिया से चली गईं। लैन वांगजी को अपने भाई की सुनाई एक पुरानी कहानी याद आई और उन्होंने दबी आवाज में कबूल किया, आपकी माँ ने मेरे अंकल की दाढ़ी काट दी थी। ये सुनते ही पैट्रियार्क के मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली, जैसे हंसी और हैरानी एक साथ मिल गई हो। उन्होंने क्या किया? वो लैन वांगजी के चेहरे को गौर से देखने लगे। स्वामी, क्या आप सच कह रहे हैं? लैन वांगजी ने संजीदगी से सिर हिलाया। जी, मैंने ये एक भरोसेमंद इंसान से सुना है। शायद किसी नाइट हंट के दौरान उनका झगड़ा हुआ था और गुस्से में उन्होंने अंकल की दाढ़ी साफ कर दी। बचपन में जब लैन वांगजी ने ये सुना था तो उन्हें बहुत बुरा लगा था, पर आज जब वो अपने पति की आंखों में वही शरारत और वही जिंदादिली देखते हैं तो उन्हें सब समझ आने लगा। अगर उनकी माँ का मिजाज भी उनके पति जैसा रहा होगा तो जाहिर है कि लैन किरेन जैसे सख्त इंसान के साथ उनकी कभी नहीं बनी होगी। पैट्रियार्क ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उनकी आंखों में हंसी के आंसू आ गए। वो खुद को रोक नहीं पाए और जोर जोर से हंसने लगे। हालांकि ये जगह हंसी मजाक के लिए नहीं थी, पर लैन वांगजी को लगा कि अगर उनकी माँ को शरारतें पसंद थीं तो शायद अपने बेटे की ये हंसी सुनकर उन्हें खुशी ही हो रही होगी। हंसी थमी तो पैट्रियार्क ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे नहीं पता इस पर क्या कहूँ, बस उम्मीद है कि आपके अंकल इसी के लायक रहे होंगे। लैन वांगजी ने सादगी से जवाब दिया, मैं तब पैदा नहीं हुआ था, इसलिए कुछ कह नहीं सकता। वो मन ही मन शुक्र मना रहे थे कि उन्हें उस वक्त किसी का पक्ष नहीं लेना पड़ा। एक तरफ उनके अंकल थे जिन्होंने उन्हें पाला और दूसरी तरफ उनके ससुराल वाले। क्या दाढ़ी वापस आ गई थी? पैट्रियार्क ने दोबारा मुस्कुराते हुए पूछा। जी, आ गई थी। पैट्रियार्क ने अपनी माँ के नाम के आगे झुककर कहा, माँ, उम्मीद है कि आपका बदला पूरा हो गया होगा। अब उस पुराने झगड़े का गुस्सा मेरे पति पर मत उतारिएगा। लैन वांगजी ने भी उनके साथ झुककर प्रणाम किया। अब वो इस घर का हिस्सा थे, इसलिए अपनी सास का आशीर्वाद लेना उनका फर्ज था। उन्होंने अपनी आस्तीन से जॉस पेपर निकाला और जलाना शुरू किया। पैट्रियार्क बड़े खुश हुए और अपनी माँ की रूह को संबोधित करते हुए बोले, माँ, देखिए, आपको कितना अदब करने वाला दामाद मिला है। लैन वांगजी के गाल शर्म से लाल हो गए। दोनों ने मिलकर रस्म पूरी की और कागज जलाए। आखिरी में लैन वांगजी ने एक नई अगरबत्ती जलाई। रस्म तो पूरी हो चुकी थी। कुछ देर बाद उनके पति ने एक गहरी सांस ली और बड़ी नरमी से कहा, तुम आज अपने माता पिता को याद करने उनके घर नहीं जा सके। उनकी आवाज में एक अजीब सा अपनापन था। लैन वांगजी के गले में भावनाओं का एक गोला सा अटक गया। डबल नाइन्थ फेस्टिवल वही वक्त होता है जब शादीशुदा लोग अपने मायके जाकर पुरखों को याद करते हैं। लैन वांगजी जानते थे कि इस अनिश्चित शादी के माहौल में फिलहाल उनका घर जाना नामुमकिन है। ये सोचकर दिल थोड़ा भारी हुआ कि शायद वो अब कभी अपने माता पिता की यादगारी टैबलेट्स नहीं देख पाएंगे, पर वो कोई शिकायत नहीं करना चाहते थे। उन्होंने संभलकर कहा, मेरे बड़े भाई मेरी जगह सब कर लेंगे। अंकल भी उनके साथ होंगे।
उन्हें यकीन था कि लैन शीचन अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे और उनके माता पिता को वो इज्जत मिलेगी जिसके वे हकदार थे। मगर उनके दिल के एक कोने में थोड़ी टीस थी। वो और उनके भाई हमेशा अपनी माँ के लिए जेनशिन्स के फूल इकट्ठा करते थे। आंखें बंद करते ही उन्हें उन फूलों की खुशबू महसूस होने लगी। मुझे अपने पिता की ज्यादा यादें नहीं हैं, पर मैं अपनी माँ को कभी नहीं भूल पाया। पिता की मौत के बाद लैन वांगजी ने बस वो रस्में पूरी की थीं जो जरूरी थीं। वो अपने पिता से बचपन में बहुत कम मिले थे और जब मिले भी तो उनके बीच कोई खास बात नहीं हुई। उन्हें हमेशा लगता था कि पिता उन्हें देखकर उदास हो जाते हैं, शायद इसलिए क्योंकि वो उन्हें अपनी गुजरी हुई पत्नी की याद दिलाते थे। लैन वांगजी के दिल में पिता के लिए कोई खास लगाव नहीं था, पर माँ की याद उनके दिल पर गहरे जख्म की तरह थी, एक ऐसा दुख जो कभी खत्म नहीं होगा। पैट्रियार्क थोड़ी देर खामोश रहे, फिर बोले, तुम चाहो तो यहाँ अकेले में उन्हें याद कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर तुम चाहो तो हम यहीं उनके लिए एक छोटी सी जगह श्राइन बना सकते हैं। मेरे माता पिता को उनके साथ जगह बांटने में कोई ऐतराज नहीं होगा। लैन वांगजी हैरान होकर उन्हें देखने लगे। ये तरीका रिवायती तो नहीं था, पर उनके पति का ये दिल बहुत बड़ा था। उन्होंने खाली दीवारों और सुनसान हॉल को देखा। एक दिन यहाँ उनके खुद के नाम की तख्ती भी होगी। अगर वे बच्चे गोद लेते हैं तो ये हॉल भर जाएगा। मगर एक डरावना ख्याल उनके जहन में आया, अगर वो खुद अमर इमॉर्टल ना हो सके तो उनके पति को उन्हें मरते हुए देखना होगा। उनके पति हमेशा जवान और अमर रहेंगे, जबकि वो बूढ़े होकर ख़त्म हो जाएंगे। अकेले अमर रहना किसी सज़ा से कम नहीं है। उन्हें खुद पर थोड़ा पछतावा हुआ कि पिछले कुछ हफ्तों से उन्होंने अपनी साधना कल्टीवेशन पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने खुद से वादा किया कि वो इतनी मेहनत करेंगे कि अमरता पा सकें, ताकि उनके पति को कभी अकेला न रहना पड़े। उन्होंने सिर हिलाकर कहा, मैं ऐसा ज़रूर करना चाहूँगा। उन्हें यकीन था कि उनकी माँ को ये नया इंतज़ाम पसंद आएगा। जब अगरबत्ती पूरी जल गई तो वे हॉल से बाहर आ गए। पैट्रियार्क ने दरवाज़ा बंद किया। लैन वांगजी को लगा कि अब उनके पति किसी बहाने से चले जाएंगे, पर वो वहीं रुक गए और एक झिझकती हुई मुस्कुराहट के साथ बोले, मेरे पास कुछ है। मैं गांव से 4 चीज़ें लाया हूँ, क्या तुम देखना चाहोगे? लैन वांगजी थोड़ा हैरान हुए, पर बोले, जी ज़रूर। उन्हें लगा शायद घर के लिए कुछ सामान लाए होंगे। पैट्रियार्क ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें किचन के पीछे वाले बगीचे की तरफ ले गए। वहाँ पत्थरों के बीच एक खाली जगह थी जिसे उनके पति ने कुछ इस तरह सजाया था। पैट्रियार्क ने पत्थरों को हटाकर एक घेरा सा बना दिया था जिसके बीचों बीच हरी भरी घास थी। लैन वांगजी को पहले तो समझ नहीं आया कि वे वहाँ क्यों आए हैं, पर तभी उन्हें कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। उनके पति ने खुशी से इशारा करते हुए कहा, देखो। लैन वांगजी की सांसें जैसे थम सी गईं। घास के उस घेरे में 2 नन्हे खरगोश फुदक रहे थे। देखते ही देखते 2 और आ गए। वे इतने छोटे थे कि अभी अपनी माँ से अलग हुए ही होंगे। वे बहुत ही नर्म और प्यारे लग रहे थे। एक नन्हा खरगोश तो इतना निडर था कि उसने पत्थरों पर अपने छोटे छोटे पंजे रखे और सिर उठाकर अपने नए मेहमानों को देखने लगा। पैट्रियार्क फौरन पत्थर फांदकर अंदर गए और उस नन्हे खरगोश को पकड़ लिया। हंसते हुए बोले, वादा करता हूं कि ये खाने के लिए नहीं है। किसान ने बताया कि उनकी माँ ने इस साल के आखिरी बच्चे दिए हैं। ये 4 अब खुद रह सकते हैं, इसलिए मैं इन्हें ले आया। लैन वांगजी ने झुककर बड़ी कोमलता से एक खरगोश को अपनी हथेलियों में उठा लिया। पैट्रियार्क के हाथ वाला खरगोश तो छूटकर घास में छिप गया, पर लैन वांगजी के हाथ में जो था वो बस थोड़ा सा कांपा और फिर अपनी काली चमकदार आंखों से उन्हें देखने लगा। क्या इन्होंने माँ का दूध छोड़ दिया है? लैन वांगजी ने धीमी आवाज में पूछा। उन्हें वो नन्हा जीव बहुत नाजुक महसूस हो रहा था। उन्होंने उसे गोद में बिठा लिया और बाकी खरगोशों की तरफ हाथ बढ़ाया ताकि वे उनकी उंगलियां सूंघ सकें। पैट्रियार्क थोड़ा शोर मचाते हुए पास आए और बोले, किसान का कहना है कि इन्होंने सब्जियां खाना शुरू कर दिया है। फिलहाल इन्हें यहीं रखना होगा क्योंकि हमारे पास अभी कोई बाड़ा पेन नहीं है। अगर इन्हें खुला छोड़ दिया तो ये सारा बगीचा चट कर जाएंगे। छोटे कहीं के। उन्होंने दूसरे को पकड़ने की कोशिश की, पर वो भागकर लैन वांगजी की लंबी आस्तीन के पीछे छिप गया। लैन वांगजी ने हाथ से उसे सहारा दिया। थोड़ी देर में खरगोश का डर खत्म हो गया और वो शांत हो गया। पैट्रियार्क ने एक ठंडी सांस ली और बच्चों की तरह चिढ़कर बोले, अरे ये तुम्हारे पास इतने आराम से कैसे बैठ जाते हैं? मैंने जब इन्हें उठाया तो इन्होंने मुझे 2 बार काट लिया। लैन वांगजी के चेहरे पर एक कुदरती मुस्कुराहट आ गई। आपने उन्हें डरा दिया था, उन्होंने कहा। इतनी तेजी से मत हिला कीजिए। वे बिल्कुल खामोश और स्थिर बैठ गए ताकि खरगोश उनसे घुल मिल सकें। उनके पति भी कोशिश करने लगे कि वे भी लैन वांगजी की तरह शांत बैठें। कुछ देर में खरगोश उनके करीब आने लगे। एक ने तो लैन वांगजी की कमर पर बंधे लटकन याओपेई को कुतरना भी शुरू कर दिया। लैन वांगजी ने बड़े सलीके से एक खरगोश उठाकर अपने पति की गोद में रखा और उन्हें सिखाया कि इन्हें कैसे पकड़ना है ताकि वे खुद को महफूज समझें। पैट्रियार्क का चेहरा खिल उठा। काफी देर की खामोशी के बाद उन्होंने पूछा,
क्या तुम्हें ये पसंद आए? उनकी आंखों में एक उम्मीद थी। लैन वांगजी जानते थे कि उनकी खुशी उनके चेहरे से साफ झलक रही होगी। क्लाउड रिसेस में पालतू जानवर रखना मना था, इसलिए उन्होंने अपनी ये ख्वाहिश बहुत पहले ही दबा दी थी। ये तोहफा उनके लिए बहुत कीमती था, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये खरगोश थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पति ने उनकी एक छोटी सी बात याद रखी थी। पैट्रियार्क ने उनकी पुरानी ख्वाहिशों और बचपन के सपनों का ख्याल रखा था। लैन वांगजी ने अपना सिर झुका लिया। उन्हें लगा कि अगर वो अपने पति की आंखों में देखेंगे तो जज्बाती हो जाएंगे। उन्होंने रेशमी कपड़ों और सोने के गहनों के लिए भी शुक्रिया अदा किया था, पर वे तोहफे एक कल्टीवेटर की हैसियत के लिए थे। लेकिन ये खरगोश, ये तोहफा सिर्फ लैन वांगजी के लिए था? जी, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। शुक्रिया। उनका गला भर आया था। कल रात तक वो अपनी शादी को लेकर जिस उलझन और दुख में थे, वो सब धुल गया। उनके पति ने न सिर्फ उनके माता पिता के लिए अलग जगह बनाने की बात कही, बल्कि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए ये प्यारा सा तोहफा भी दिया। पैट्रियार्क ने उनके कंधे से कंधा मिलाते हुए कहा, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम्हें खरगोश इतने पसंद हैं, तो मैं पहले ही ले आता। मैंने तुम्हें कोई मछलियाँ, कोई फिश दी थी, क्योंकि वेन किंग ने कहा था कि वे शुभ होती हैं। मुझे ख्याल आया कि वे तो अब सोती रहती होंगी, तो तुम्हारा मन कैसे लगेगा? लैन वांगजी का दिल भर आया। इसका मतलब वो मछलियाँ भी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थीं, बल्कि इसलिए थीं ताकि लैन वांगजी नए घर में अकेला महसूस न करें। जब उन्हें लगा कि सर्दियों में मछलियाँ साथ नहीं दे पाएंगी, तो वे खरगोश ले आए। लैन वांगजी कुछ बोल नहीं पाए, बस अपनी गोद में दुबके उस छोटे भूरे खरगोश को सहलाते रहे। पैट्रियार्क ने भी खरगोश के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तो अब जब भी तुम उन शरारती बच्चों से थक जाओ, तो यहाँ आकर इन नन्हे शरारतियों के साथ वक्त बिता सकते हो। ये खरगोश तुम्हारे लिए हैं। वो हंसे, है ना, ये मेरा बड़ा दिल? वो मजाक कर रहे थे, लेकिन सच तो ये था कि ये तोहफा बहुत कीमती था। लैन वांगजी को समझ नहीं आया कि क्या कहें। उन्होंने बस धीरे से कहा, ये वाकई आपकी दरियादिली है, पर मेरे पास आपको देने के लिए कोई तोहफा नहीं है। उनके पति फिर हंसे। इस बार उनकी हंसी में हैरानी थी। अरे, उसकी कोई जरूरत नहीं है। लैन वांगजी ने सिर हिलाया और उनकी आंखों में देखकर बोले, नहीं, ये सही नहीं है। मैं आपके लिए कुछ न कुछ जरूर सोचूंगा। उन्हें एहसास हुआ कि शादी के बाद से उन्होंने अपने पति के लिए कुछ खास नहीं किया है। घर के काम, शिष्यों को ट्रेनिंग देना या दावत का इंतजाम करना तो कोई भी समझदार सेवक कर सकता था। वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जो सिर्फ एक हमसफर ही कर सकता है। पैट्रियार्क ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना मत सोचो। अच्छा, एक काम करो, तुम मेरे लिए कुछ कैलीग्राफी कर दो। घर की कुछ दीवारें बिल्कुल खाली हैं। मैं कुछ टांगना चाहता था, पर कभी मौका नहीं मिला। तुम कुछ अच्छे स्क्रोल्स लिख दो, हम उन्हें लगा देंगे। लैन वांगजी को ये भी कुछ कम लगा। इन 4 मासूम जानों के बदले सिर्फ कुछ लिखे हुए कागज? पर अगर उनके पति की यही ख्वाहिश थी, तो उन्होंने ठान लिया कि वो इसे बेहतरीन बनाएंगे। वो बाजार में मिलने वाली आम शायरी या दुआएं नहीं लिखेंगे, बल्कि कुछ ऐसा जो सीधे उनके पति के दिल को छुए। उन्होंने सोचा कि वो वेन किंग या शायद शाओ झिंगचेन से मशविरा करेंगे कि उनके पति को क्या पसंद है। कल रात वाली जलन अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उन्हें खुद पर हंसी आ रही थी कि वो क्यों परेशान थे। अगर उनके पति के दोस्त उन्हें खुश रखते हैं, तो लैन वांगजी को तो शुक्रगुजार होना चाहिए। वो अपनी ही सोच में खोए थे कि पैट्रियार्क ने धीरे से उनके कंधे को थपथपाया। लैन वांगजी ने मुड़कर देखा तो उनके पति के चेहरे पर एक अलग सा भाव था। क्या तुम्हें पता था कि ये मेरी माँ का था? उन्होंने लैन वांगजी के बालों में लगे उस कमल के पिन, लोटस पिन को छुआ। उनका हाथ लैन वांगजी के कान और माथे की रिबन को छूते हुए निकला। लैन वांगजी का गला सूख गया। उन्होंने बस इतना कहा, नहीं, मुझे नहीं पता था। पैट्रियार्क ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, जाहिर है, तुम्हें कैसे पता होता? मेरे माता पिता कोई बड़े अमीर लोग नहीं थे, बस घुमक्कड़ कल्टीवेटर थे। न कोई महंगी शादी, न जेवर। उनके पास से बस यही एक चीज मेरे पास बची थी। लैन वांगजी ने एक लंबी सांस ली। उन्होंने देखा कि उनके पति की नजरें उस पिन से हटकर अब उनके होठों पर थीं। खुद को संभालते हुए उन्होंने पूछा, क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे वापस कर दूं? पैट्रियार्क ने उदास मगर प्यारी मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया। नहीं, इसे तुम ही रखो, बस इसका अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? लैन वांगजी ने शर्म से लाल होते हुए सिर हिलाया। उन्हें खुशी थी कि उन्होंने हमेशा उस पिन को बहुत संभाल कर रखा था। वो पिन सिर्फ एक जेवर नहीं था, और अब जब उन्हें पता चला कि वो उनकी सास की आखिरी निशानी है, तो उसकी अहमियत लैन वांगजी की नज़रों में और भी बढ़ गई। उनके पति ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें खड़ा किया। फिर वो उन पत्थरों के घेरे के पास टहलते हुए खरगोशों के बाड़े की प्लानिंग करने लगे। उन्होंने बताया कि किसान ने 2 नर और 2 मादा खरगोश दिए हैं, इसलिए उन्होंने हंसते हुए कहा कि वसंत स्प्रिंग आने तक खरगोशों की तादाद और बढ़ जाएगी। जगह की कमी तो थी नहीं और न ही चारे की, इसलिए वे आराम से पालतू जानवर रख सकते थे।
पैट्रियार्क ने यह भी साफ कर दिया कि जब तक लैन वांगजी इजाज़त नहीं देंगे, बच्चे खरगोशों के साथ नहीं खेल पाएंगे। उन्हें लगा कि बच्चों की जिम्मेदारी तय करना लैन वांगजी का काम है। वापस लौटते वक्त लैन वांगजी को अपने सीने में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। उन्हें लगा जैसे उनका गोल्डन कोर खुशी से झूम रहा हो, पर यह कोई साधना का असर नहीं था। ये उनके पति का असर था, जो चलते हुए कभी कभी उनके हाथ से टकरा जाते थे और अपनी बेफिक्र बातों से उनका दिल जीत रहे थे। उन्हें बहुत अच्छा लगा कि उनके पति बच्चों के बारे में उनकी राय को इतनी अहमियत देते हैं। जब वे हॉल में पहुंचे तो बच्चे पतंगे और फूलों के केक लिए उन्हें घेरने लगे। नन्हा ए युआन लैन वांगजी की टांग से चिपक गया। पूरी दोपहर एक खूबसूरत सुनहरी याद की तरह गुजरी, यहाँ तक कि जब शाओ झिंगचेन और सोंग जिचिन उनके साथ बैठे तो लैन वांगजी को जरा भी बुरा नहीं लगा। शाओ झिंगचेन बच्चों के साथ खेलने लगे, जबकि सोंग जिचिन खामोशी से लैन वांगजी के पास बैठ गए। दोनों ने सुकून के साथ चाय पी। सोंग जिचिन काफी सुलझे हुए इंसान थे। उन्होंने जबरदस्ती बात करने की कोशिश नहीं की। लैन वांगजी को उनके साथ बैठकर बच्चों को खेलता देखना अच्छा लगा। वेन परिवार के बाकी लोग पहाड़ियों पर अपने पुरखों को याद करने गए थे। वेन क्योंगलिन ने बताया कि वहां उन लोगों की कब्रें हैं बुरियल माउंट्स आने के बाद गुजर गए थे। इनमें से कुछ बीमार थे और कुछ बहुत बूढ़े। पैट्रियार्क और वेन किंग की लाख कोशिशों के बाद भी वे बच नहीं पाए, पर कम से कम उन्हें अपनों के बीच पूरी रस्मों के साथ दफनाया गया था। शादी के शुरुआती दिनों में लैन वांगजी अक्सर सोचते थे कि क्या यहाँ घूमने वाली जिंदा लाशें वॉकिंग कॉर्प्सेस वेन परिवार के ही लोग हैं। वो पूछने की हिम्मत नहीं कर पाए थे, पर वेन किंग उनकी खामोशी समझ गई। उन्होंने दो टूक शब्दों में बताया, वे हमारे लोग नहीं हैं, वे बरसों पुरानी लाशें हैं जिन्हें बुरियल माउंट्स में फेंक दिया गया था। उनमें बहुत गुस्सा और नफरत, रिजेंटफुल एनर्जी थी, इसलिए पैट्रियार्क उन्हें जगा पाए और उनके दिमाग को काबू में किया। वेन किंग ने आगे बताया, हम अपने अपनों को दोबारा जिंदा करने की जिद नहीं करते, वो मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि हमारे लोग किसी नफरत के साथ नहीं मरे। अगर कोई मरता है तो बस बुढ़ापे की वजह से। लैन वांगजी खुद को रोक नहीं पाए और पूछ बैठे, ए युआन के माता पिता? वेन किंग का चेहरा उतर गया। उन्होंने जड़ी बूटियां समेटते हुए धीमी आवाज में बताया, वो एक हादसा था, पहाड़ों पर चट्टान खिसकने की वजह से वे मारे गए। हम जब तक पहुंचे बहुत देर हो चुकी थी। वे अच्छे लोग थे, उनके मन में कोई नफरत नहीं थी, इसलिए हमने उन्हें शांति से विदा करना ही बेहतर समझा, ताकि वे जल्दी नया जन्म रीइनकार्नेट ले सकें। लैन वांगजी काफी देर तक इस बारे में सोचते रहे। उन्हें तसल्ली हुई कि उनके पति मासूम रूहों को परेशान नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि जो लाशें वहां मौजूद थीं वे किसी जमाने में बहुत कड़वाहट और बदले की आग में मरी थीं। हालांकि पैट्रियार्क ने उन्हें इतना शांत कर दिया था कि अब वे खुंखार नहीं लगती थीं। दावत के दौरान लैन वांगजी ने उन औरतों कॉर्प्स वुमेन को देखा जो उनकी शादी की रात सेवा में थीं। वे आपस में फुसफुसाकर मुस्कुरा रही थीं और ए युआन को देख रही थीं। वेन किंग ने बताया था कि वे कभी किसी अमीर रईस की रखेलें थीं और उनकी मौत बहुत बेरहमी से हुई थी। उन औरतों की शरारती नज़रों ने जब लैन वांगजी को ताका तो उन्होंने फौरन अपनी नज़रें झुका लीं, पर एक पल के लिए उनके मन में ख्याल आया, क्या वे औरतें उन्हें कोई सलाह दे सकती हैं? अगर वे रखेले रही हैं तो शायद वे जानती हों कि एक संकोची पति का दिल कैसे जीता जाता है और अधूरी शादी की रस्मों को कैसे पूरा किया जाता है। ये सोचते ही लैन वांगजी के गालों पर हया की लाली दौड़ गई। उन्होंने अपनी चाय खत्म की और इन ख्यालों को झटक दिया। वो अपने पति का शुक्रिया अदा करना चाहते थे और इस नाम मात्र की शादी को एक असली रिश्ते में बदलना चाहते थे, पर फिलहाल वक्त दावत का था। सब लोग हॉल की तरफ बढ़ रहे थे और खुशियों के साथ उत्सव शुरू हो गया। नानी वेन की घंटों की मेहनत रंग लाई थी। दावत में नूडल्स, केकड़े, बीफ स्टू और मूंग की दाल के साथ साथ ढेर सारी वाइन और मिठाइयां भी थीं। चारों तरफ शोर शराबा था और बच्चे मेजों के बीच दौड़ रहे थे, पर लैन वांगजी को आज ये शोर बुरा नहीं लग रहा था। उनके पति की आंखें खुशी से चमक रही थीं और वो बार बार लैन वांगजी को देख मुस्कुरा रहे थे। उनकी खुशी की खातिर लैन वांगजी ने वो तीखा मूली का सूप भी पी लिया, जिसे देखकर ही पसीने आ जाएं। जैसे ही उन्होंने सूप का चम्मच मुंह में रखा, मिर्च ने उनकी जबान जला दी। लैन वांगजी अपनी तकलीफ छुपा न सके और ये देख पैट्रियार्क खुशी से उछल पड़े। उन्होंने वेन किंग से मजाक करते हुए कहा, देखा तुमने, मूली इतनी बुरी चीज है कि जायकेदार मसाले भी उसका स्वाद नहीं सुधार सकते। देखो, मेरे पति को भी ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। लैन वांगजी ने खामोशी से चाय का घूंट पिया ताकि जलन कम हो सके। वो शुक्रगुजार थे कि पैट्रियार्क और वेन किंग अगली फसल को लेकर बहस में उलझ गए और किसी ने उन्हें दोबारा सूप पीने को नहीं कहा। थोड़ी देर बाद शाओ झिंगचेन और सोंग जिचिन ने अदब से झुककर विदा ली। लैन वांगजी को लगा था कि वे पिछली रात की तरह रुकेंगे, पर वे जल्दी चले गए। जाते वक्त वे दोनों एक दूसरे के कदमों से कदम मिलाकर चल रहे थे, जैसे दो जिस्म एक जान हो। पैट्रियार्क ने लैन वांगजी को उन्हें गौर से देखते पाया और मेज के नीचे से उनके पैर को हल्का सा छुआ। क्या हुआ, तुम इतने गंभीर क्यों हो गए? पैट्रियार्क ने छेड़ते हुए पूछा।
क्या अभी भी उस सूप पर गुस्सा हो? लैन वांगजी ने सिर हिलाकर कहा। वे जल्दी चले गए। ओह, सॉन्ग लैन को भीड़ भाड़ ज्यादा पसंद नहीं है, पैट्रियार्क ने अपनी मिठाई खत्म करते हुए कहा। कल तो वापसी की पहली रात थी, इसलिए वे रुक गए थे, पर आमतौर पर वे ऐसे शोर शराबे में ज्यादा देर नहीं ठहरते। पैट्रियार्क ने एक गिरी हुई मूंगफली उठाई और पूछा, आज दोपहर तुम उनके साथ काफी देर बैठे थे, क्या वे तुम्हें पसंद आए? लैन वांगजी ने ईमानदारी से कहा, जी। उन्हें खुद हैरानी हुई कि सॉन्ग जिचन का साथ उन्हें अच्छा लगा। वे दोनों घंटों बिना कुछ बोले खामोशी में बैठे रहे थे, जो लैन वांगजी के मिजाज के हिसाब से बिल्कुल सही था। पैट्रियार्क खिलखिलाकर हंसे। मैं शर्त लगा सकता हूं कि तुम दोनों आधे घंटे तक बिना एक शब्द बोले बस खामोश बैठे रहे होगे। जी, लैन वांगजी ने कबूल किया, पर वो सुकून भरा था। मुझे लगता है कि तुम दोनों की खूब जमेगी, पैट्रियार्क ने सुझाव दिया। तुम्हें उनके साथ और वक्त बिताना चाहिए। और फिक्र मत करो, शाओ झिंगचेन जेलसी करने वालों में से नहीं है। लैन वांगजी ने चाय का घूंट भरा। उन्हें अजीब लगा कि उनके पति इतनी आसानी से उन्हें किसी दूसरे मर्द के साथ वक्त बिताने को कह रहे थे। क्या उनके पति के दिल में जरा भी जलन नहीं होती? ये सोचकर उन्हें थोड़ी मायूसी हुई, पर उन्होंने बात पलटते हुए पूछा, क्या वे दोनों बहुत वक्त से साथ हैं? पैट्रियार्क ने हाँ में सिर हिलाया। बरसों से शाओ झिंगचेन जैसे ही सेलेस्टियल माउंटेन से नीचे आए, उनकी मुलाकात सॉन्गलैन से हो गई थी। वे तब से साथ ही सफर कर रहे हैं। पैट्रियार्क कुछ सोचते हुए बोले, मुझे ठीक से याद नहीं कि उनकी शादी कब हुई, क्योंकि मैं उनसे बाद में मिला था, पर मेरा ख्याल है कि उनकी शादी काफी कम उम्र में ही हो गई थी। लैन वांगजी इस बात पर गौर करने लगे। उन्हें सबकी सही उम्र तो नहीं पता थी, पर इतना अंदाजा हो गया था कि वे दोनों पिछले 10 सालों से साथ हैं। 10 साल साथ रहना, साथ घूमना और एक दूसरे का हमसफर बने रहना, और आज भी उनके बीच वही अपनापन था। लैन वांगजी ने धीरे से कहा, वे वाकई बहुत खुशकिस्मत हैं। हाँ, वे हैं। पैट्रियार्क की आवाज में एक संजीदगी आ गई। मुझे भी हमेशा यही लगता है। लैन वांगजी के दिल में भी बस यही एक ख्वाहिश जागी कि काश 10 साल बाद उनके पति भी उन्हें उसी मोहब्बत भरी नजर से देखें जैसे वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी पैट्रियार्क ने मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाते हुए मजाक में कहा, पर देखो, आज वे मेरे साथ वक्त नहीं बिताना चाहते। कितने बेवफा दोस्त हैं। उन्होंने खाली दरवाजे की तरफ मुंह बनाया। स्वामी, अब आपको ही उनकी कमी पूरी करनी होगी। चलिए लाइब्रेरी चलते हैं, वहां आप मेरा दिल बहलाइएगा। लैन वांगजी थोड़े हैरान हुए, पर मना करने का तो सवाल ही नहीं था। मैं पूरी कोशिश करूंगा, उन्होंने कहा। पैट्रियार्क फिर हंस पड़े। उनकी आंखों के कोनों में वही चिरपरिचित शरारत भरी चमक आ गई। पिछले कुछ हफ्तों में लैन वांगजी को उनके पति का ये अंदाज बहुत प्यारा लगने लगा था, खासकर तब जब उनकी किसी बात से पैट्रियार्क के चेहरे पर ऐसी हंसी आए। आप कभी कभी कितनी संजीदगी से बात करते हैं, पैट्रियार्क मुस्कुराए। मैं कोई बेकार की बात भी कहूं तो आप इतने गंभीर होकर जवाब देते हैं कि हंसी आ जाती है। लैन वांगजी का मकसद मजाक करना नहीं था, पर अगर उनकी बातों से पति खुश होते हैं तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं था। आखिर उनके पति ने मनोरंजन की ही तो मांग की थी, और शुक्र है कि उन्हें खुश करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। पैट्रियार्क ने उन्हें इशारा किया और दोनों मेज से उठ खड़े हुए। वे हॉल से निकलकर अंधेरी और शांत लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गए।